नमस्ते बच्चों। पूर्व की वीडियो में हमने विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ा, जिसमें यह भी पढ़ा कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। हमने तब बात की थी कि हम अभिक्रिया की कोटि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम अभिक्रिया की कोटि के बारे में ही पढ़ रहे हैं और उसी के साथ एक और टर्म हमें पढ़नी है, अणुसंख्यता। हमारा आज का टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। पहले हम अणुसंख्यता के बारे में जानते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को उसकी अणुसंख्यता कहते हैं। सिंपली अभिक्रिया देखने में हमारे सामने अगर कोई अभिक्रिया का समीकरण लिखा हुआ है तो देखने में जितने अणु क्रिया कारक के भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं वो अणुसंख्यता होती है। जैसे एक अभिक्रिया आपके सामने दी गई है, 2A + B = प्रोडक्ट, उत्पाद बनता है। तो दो अणु A के और एक अणु B का, अणुसंख्यता हो गई 3। इस प्रकार से अणुसंख्यता बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाली जाती है। अभिक्रिया की कोटि। किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं या परमाणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो सिंपल रिएक्शंस कहलाती हैं, एक ही स्टेप में पूरी हो जाती हैं। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक से अधिक स्टेप्स में पूरी होती हैं। अब जो एक से अधिक स्टेप्स में पूरी होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनमें कोई एक स्टेप ऐसा होता है जिसकी स्पीड सबसे कम होती है, उसे हम कहते हैं मंद स्टेप या सबसे मंद पद, और उसे ही उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कहते हैं। वेग निर्धारक पद इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बाकी स्टेप्स हैं वो तो तेजी से हो ही जाने हैं फिक्स समय में। अब जो सबसे धीमा पद है वो कितना समय लेता है, ज़्यादा लेता है या कम लेता है, उसी पर अभिक्रिया का ओवरऑल वेग निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया की कोटि वेग निर्धारक पद में, यहाँ पर हम लेते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, यहाँ हम कहते हैं अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं या परमाणुओं की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे सामने 2N2O5, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। इसके दो अणु क्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। अणुसंख्यता है 2। सिंपली समीकरण को देखने पर आपको दो अणु नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो अणुसंख्यता हुई 2। लेकिन ये जो अभिक्रिया है यह मल्टी स्टेप रिएक्शन है, 3 पदों में संपन्न होती है। 3 टोटल स्टेप्स में, अलग अलग स्टेप्स में यह संपन्न होती है। उनमें से जो सबसे धीमा पद है, वेग निर्धारक पद है, उसका वेग नियम हमने किया था। वेग नियम होता है वेग और क्रिया कारकों के बीच का संबंध। उसका वेग नियम है वेग बराबर K1N2O5, एंड K1 का मतलब वह प्रथम अभिक्रिया की कोटि है। वेग निर्धारक पद में केवल एक क्रिया कारक भाग ले रहा है। N2O5 की सांद्रता, तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि हो गई एक अणु भाग ले रहा है। तो वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के जितने अणु भाग लेते हैं वह होती है अभिक्रिया की कोटि।
और पूरी रिएक्शन में आपको जितने अणु भाग लेते हुए दिख रहे हैं वो होती है अणुसंख्यता। एग्जाम्पल देखिए, क्रियाकारक ए उत्पाद में बदल रहा है, केवल एक क्रियाकारक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वेग नियम है इसके लिए, वेग बराबर के ए की सांद्रता, ए के 2 अणु भाग ले रहे हैं, उत्पाद में बदल रहे हैं, वेग नियम होगा वेग के A2, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई है। ए और बी 2 क्रियाकारक हैं, आपस में जुड़कर उत्पाद बना रहे हैं, वेग होगा के ए गुणा बी, ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। अब ये भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यह भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ये दोनों द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसी प्रकार तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक ही क्रियाकारक के 3 अणु भाग ले सकते हैं, 2 क्रियाकारकों में एक के 2 और दूसरे का 1 अणु भाग ले सकता है। तो इस प्रकार से होती है ये। एक पदीय अभिक्रियाओं में जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं उनमें अभिक्रिया की अणुसंख्यता और कोटि समान होती हैं। जब एक ही स्टेप है तो जो अणुसंख्यता होगी वही कोटि होगी। और देखिए अंतर इनके बीच में, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है, इसको प्रयोगों के बिना नहीं ज्ञात किया जा सकता। अणुसंख्यता तो हम सीधी स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन को देखा और बता दी, लेकिन इसके लिए प्रयोग करके देखना पड़ता है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। यह प्रायोगिक मात्रा है जिसका मान 0 या भिन्नात्मक भी हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है। आपको ध्यान है हमने जब के मात्रक किए थे वेग नियतांक के, तो उसमें हमने 0 कोटि की अभिक्रिया का भी मात्रक किया था। तो 0 कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें वेग निर्धारक पद में अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं, उसे 0 कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। भिन्नात्मक का मतलब है बटा में, 1/2 मतलब 0.5, 3/2 मतलब 1.5, 5/2 मतलब 2.5, इस प्रकार भी हो सकती है। आपको ध्यान है हमने जब वेग नियतांक के मात्रक लास्ट लेक्चर में किए थे उसमें हमने 1.5 कोटि का भी उदाहरण किया था। ये देखिए कोटि 1.5, इसके लिए भी हमने के की वैल्यू निकाली थी। जबकि जो अणुसंख्यता होती है वह ना तो कभी 0 होती है ना ही भिन्नात्मक बटा में होती है। अणुसंख्यता कोटि के बराबर हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन उससे कम कभी भी नहीं हो सकती। अणुसंख्यता अभिक्रिया की कोटि के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे अब यहां देखिए कोटि भी एक, अणुसंख्यता भी एक, उससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे अभी पीछे हमने N2O5 का एग्जाम्पल लिया, अणुसंख्यता 2 और अभिक्रिया की कोटि 1, लेकिन कभी भी अणुसंख्यता कोटि से कम नहीं होती। इस पर आपके प्रश्न पूछा जाता है, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर बताइए। यह प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो उसमें आपको दोनों की परिभाषा दे देनी चाहिए। इस प्रकार से दोनों की परिभाषा, एग्जाम्पल, देन हमें इसमें ये बातें लिखनी चाहिए कि प्रायोगिक मात्रा है, इसके मान क्या हो सकते हैं, और अणुसंख्यता 0 भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अणुसंख्यता और कोटि से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपकी बुक में दे रखे हैं, जिनमें ये वेग नियम या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, इन सब टर्म्स का प्रयोग होगा। देखते हैं।
सबसे पहले हम देख रहे हैं बुक एक्सरसाइज में अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1। बहुत सिंपल प्रश्न है। एक अभिक्रिया दे रखी है, उसका वेग नियम दे रखा है और उसकी कोटि पूछी गई है आपसे। तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ। हम यहाँ लिख देते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1। अभिक्रिया है A+B उत्पाद। A और B आपस में क्रिया कर उत्पाद बना रहे हैं। इसके लिए जो वेग नियम है वो दे रखा है। वेग नियम किसी भी अभिक्रिया के वेग और क्रिया कारकों की सांद्रता में संबंध बताता है। ये आपकी किताब में दे रखा है वेग नियम। तो आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि उसके वेग नियम से बताई जा सकती है। वेग नियम यह कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग A की सांद्रता के वर्गमूल और B की सांद्रता के स्क्वायर के बराबर होती है। तो अभिक्रिया की कोटि इन दोनों को जोड़ देंगे 2.5, इसको और इसको जोड़ देंगे तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2.5। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न 2। प्रश्न देख लेते हैं ये भी। x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुसार होता है। मतलब x y में बदल रहा है, लेकिन इसकी जो अभिक्रिया है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो x की सांद्रता 3 गुणी कर दी जाए तो y के निर्माण का जो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, वो सब बताना है आपको। तो प्रश्न के अनुसार अभिक्रिया है द्वितीय कोटि की, x y में बदल रहा है, ध्यान दें। प्रश्न के अनुसार x बदल रहा है y में, लेकिन यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो 2x = y। तो इसके लिए वेग नियम होगा वेग बराबर वेग स्थिरांक x की सांद्रता पावर 2। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि x की सांद्रता 3 गुणी कर दी जाए तो 3 गुणी करने का मतलब है x की जगह पर आ जाएगा 3x। तो वेग नियम ये हो जाएगा वेग बराबर के 3x का स्क्वायर, वेग बराबर के 9x स्क्वायर। हम इसको समीकरण 1 कह देते हैं और इसे 2 कह देते हैं। अब जब सांद्रता x थी तो वेग था kx स्क्वायर, और जब सांद्रता 3x 3 गुणी हो गई तो वेग हो गया 9x स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर y का निर्माण
वाई के निर्माण पूर्व से 3 गुना होगा। जितना पहले हो रहा था उससे 3 गुनी स्पीड पर होगा। अब है लघु प्रश्न 10। उससे पहले 8वां प्रश्न भी देखना है हमें, वो किताब में ही देख लेंगे, दिखा देते हैं आपको। प्रश्न 8 देखिए, आपके सामने 4 अभिक्रियाएं और उनके वेग नियम दे रखे हैं। पूछा गया है अभिक्रिया की कोटि बताइए और उसके वेग स्थिरांक की इकाई की गणना कीजिए या इकाई ज्ञात कीजिए। तो पहली अभिक्रिया में अणुसंख्यता तो आपको नजर आ रही है 3, लेकिन इसका वेग नियम बता रहा है कि इसके वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक के 2 ही अणु भाग लेते हैं, अतः इसकी कोटि हो जाएगी 2। ऐसे ही अगली अभिक्रिया, एक H2O2 और एक आयोडाइड भाग ले रहा है, ये भी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2। 1 और 1 जोड़ देंगे इनको। यहां पर अभिक्रिया की कोटि बताई है 3/2, तो मतलब 1.5। ये हमने एग्जाम्पल किया था। और उससे आगे वाली अभिक्रिया में वेग नियम के अनुसार केवल 1 अणु भाग ले रहा है, तो अतः अभिक्रिया की कोटि होगी 1। तो आपको इसमें अभिक्रिया लिखनी है, वेग नियम लिखना है, प्रश्न हो जाएगा ये। आप उसमें बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि बराबर 2 और उसके वेग स्थिरांक की इकाई, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल किए थे डिटेल में कि अभिक्रिया की कोटि 2 है तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या रहेगी वो आपको निकाल के बतानी होती है। अगर आप उसको डिटेल में शो नहीं कर सकते, निकाल कर नहीं दिखा सकते, तो आप सीधा उत्तर लिख दीजिए दूसरी या द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक जो भी होगा। डायरेक्ट आपको बोला था इन सबको आमने सामने लिख कर याद करें, तो आप सीधा लिख दें, लेकिन पूरे नंबर लेने के लिए आपको उसको निकाल कर दिखाना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न 10। इसी तरह का सेम क्वेश्चन थोड़ी सी बदली हुई डिजिट्स के साथ बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया है। इसमें आपको ये कहा गया है कि प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया अपघटन 0 कोटि की अभिक्रिया है। जब अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में बदलती है तो यह 0 कोटि की अभिक्रिया है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर बतानी है कि ये दोनों का उत्पादन किस स्पीड से होगा। के का मान, वेग नियतांक का मान आपको दे दिया गया है। इसको हल करके देखते हैं। अभिक्रिया हम जानते हैं कि अमोनिया अपघटन की स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन ये होती है, प्लेटिनम की उपस्थिति में होती है। 2 अणु अमोनिया के टूटते हैं, 1 अणु नाइट्रोजन और 3 अणु हाइड्रोजन गैस के बनते हैं। लेकिन हमें प्रश्न में बताया गया है कि यह अभिक्रिया 0 कोटि की है। तो इसका वेग नियम हो जाएगा वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणा अमोनिया की सांद्रता पावर 0। 0 कोटि की अभिक्रिया है तो पावर 0 होगी वेग नियम में। पावर 0 होने का मतलब है ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो वेग बराबर
के, वेग के बराबर हो गया। और हमें दे रखा है के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जितनी प्राप्त हुई वह हमें प्रश्न में दे रखी है 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। आपको यहाँ से भी पता चल सकता है कि है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब एक बात आप सभी ध्यान रखेंगे, हमने इस तरह की रिएक्शंस की थी जिसमें हम वेग को या तो अभिकारक के घटने की दर के अनुसार ज्ञात करते हैं या उत्पाद के बनने की दर के अनुसार ज्ञात करते हैं। आपको दिखाते हैं वो जहां हमने पढ़ा था। इस प्रकार की रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया था। वेग को अभिकारक से या क्रियाफल किसी से भी ज्ञात किया जा सकता है। हम इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन से वेग ज्ञात कर सकते हैं और यदि वेग हमें दिया गया है तो इनमें से किसी की भी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें वेग दे दिया गया है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर पूछी गई है, तो उसको हम ज्ञात करेंगे। वेग बराबर माइनस डी NH3 अपॉन dt। ये जो एक्सप्रेशन है यह अमोनिया के घटने की दर को बता रहा है, अमोनिया के यूज होने की दर को बता रहा है। और d N2 बटा dt। नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन का केवल एक अणु बन रहा है। हाँ, यहाँ पर एक बात और, इस अभिक्रिया में 2 अणु अमोनिया के लिए रिएक्शन शो हो रही है, जबकि हमें सारी कैलकुलेशंस हमेशा एक अणु या प्रति एक अणु क्रियाकारक के लिए करनी होती है। तो हम पहले इस अभिक्रिया को एक अणु अमोनिया के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। NH3 इज इक्वल टू हाफ N2 प्लस 3/2 H2, सभी का हाफ कर दिया। अमोनिया तो सिंपल आ जाएगी क्योंकि एक अणु था। नाइट्रोजन में 1/2 है, तो आगे जो भी लिखा होता है उसका रिवर्स हो जाता है। 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उत्पाद है इसलिए प्लस रहेगा, प्लस DH2 बटा dt। ये 3/2 था, ये हो जाता है 2/3। हम वेग की सहायता से, यदि हमें वेग ज्ञात है तो अमोनिया के खर्च होने की दर या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर ज्ञात कर सकते हैं। हमसे प्रश्न में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर पूछी गई है। तो वेग पहले देखें, 2D N2 बटा dt बराबर 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴। ये हम ज्ञात कर ही चुके हैं कि वेग इतना होगा। हमें चाहिए नाइट्रोजन की, टू नीचे आ जाएगा, नाइट्रोजन के उत्पादन की दर हो जाएगी 1.5 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर। अब ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन के उत्पादन की दर। उसके लिए हमारे पास जो सूत्र है
वो है 2D हाइड्रोजन की सांद्रता बटा 3 dt। ये हाइड्रोजन उत्पादन की दर है। उत्तर तो वही रहेगा 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴। हमें एक हाइड्रोजन अणु के उत्पादन की दर ज्ञात करनी होती है। तो उसके लिए ये हो गई हाइड्रोजन उत्पादन की दर। 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। इसको जब हम हल करते हैं तो आता है 3.75 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यहाँ एक बात ध्यान रखना बच्चों, इस मात्रक के साथ कंफ्यूज नहीं होना। ये मात्रक के का नहीं है, वेग का है, अभिक्रिया वेग का। और हमने अंतर में पढ़ा था कि अभिक्रिया वेग का मात्रक सदैव मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसलिए हमेशा यही मात्रक लिखा जाएगा। इसके बाद है प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न ही है 12। प्रश्न 12 को देखते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है कोई। वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए या आधी कर दी जाए। 2 गुनी करने पर नया वेग क्या होगा और आधी कर दें तो नया वेग क्या होगा, ये निकालना है हमें। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो इसके लिए वेग नियम होगा वेग बराबर K/A2। ऐसा हम मान लेते हैं क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये हमें दे दिया गया है, तो हम उसके लिए वेग नियम अपने तरफ से काल्पनिक रूप से लिख लेते हैं। पहली स्थिति है यदि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो 2 गुनी का मतलब क्या होगा, अगर पहले A थी तो अब हो जाएगी 2A। तो वेग नियम क्या होगा, वेग बराबर K अपनी जगह पर ही रहेगा 2A का स्क्वायर। वेग बराबर हो जाएगा K 2 का स्क्वायर 4 A की सांद्रता। तो पहले A की सांद्रता थी A स्क्वायर, सॉरी वेग था KA स्क्वायर और अब हो जाएगा 4A स्क्वायर। इसको हम कहते हैं समीकरण 1, इसको हम नाम दे लेते हैं समीकरण 2। तो हम लिखते हैं अर्थात सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो वेग 4 गुना हो जाएगा। दूसरी स्थिति, यदि अभिकारक की सांद्रता आधी का मतलब है A/2 कर दी जाए तो वेग नियम होगा वेग बराबर K। A की जगह पर आ जाएगा A/2 का स्क्वायर। वेग हो जाएगा K A स्क्वायर K/4। इसको हम कहते हैं समीकरण 3। तो यदि हम समीकरण 1 और 3 की तुलना करते हैं तो हम यह पाते हैं कि जो वेग है, अगर सांद्रता आधी कर दी जाती है तो वेग
1/4 मतलब 1/4 रह जाएगा। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल किया जाता है। ये जो 12वां प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत छोटे प्रश्न होते हैं, इजी होते हैं। बस आपको वेग नियम लिखना और उनको डबल, ट्रिपल या हाफ करके उसको हल करना आना चाहिए। उसके बाद आप इन प्रश्नों को बड़े आराम से कर पाते हैं और ये परीक्षा और आगे कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न है। थैंक यू।